आज हम आप सभी जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं सभी के लिए यह 11वां वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो आप सभी जितने भी यूपी से आप लोग एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, आपका पता है कि आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं, ठीक है। तो लगभग आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं और ये अपने नवंबर के लास्ट तक जो है फॉर्म फिल होंगे। तो उस प्रकार से देखा जाए तो लगभग आपका जो एग्ज़ाम है वो 4 से 5 महीने में एग्ज़ाम होने की संभावना है, यानी कहा जाए तो मार्च से अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 से 5 महीने आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है और पढ़ने से जो है आप लोग को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो चलिए आज का यूपी एसएससी एएनएम 5272 के लिए हम जो है क्लास शुरू किए हैं। प्रत्येक दिन सुबह में यह वीडियो डलता है, तो आप लोग आकर इसे ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, कहता है हैजा के टीके के संबंध में एक को छोड़कर सभी कथन सत्य है, वह कथन कौन है। कह रहा है कि हैजा के जो टीका होता है तो इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो गलत है, बाकी सब जो है सही है। तो एक को छोड़कर वह कौन सा कथन है। हैजा के टिकट में एक को छोड़कर सभी कथन सत्य है, मतलब एक है जो गलत है, तो वह कौन सा है, गलत को बताना है। यह 6 माह के अंतराल पर दिया जाता है, ये गलत है। इससे लंबे समय की रोग प्रतिरोधक प्राप्त होता है, गलत है, ज़्यादा दिन तक नहीं प्राप्त होता है। यह जो है कहने का मतलब है कि यहाँ पे यह जो महामारी जो होता है महामारी में उपयोगी नहीं है, तो ये भी गलत है। महामारी में उपयोगी होता है, इससे मौखिक रूप से नहीं दिया जाता है, गलत है। तो इसमें जो है चारों गलत है, तो इसका जो है आपका स्टार मार्क कर लीजिएगा। जो ये हैजा के जो टीका होता है यह प्रत्येक जो है आपके 6 सप्ताह के अंदर में 3 खुराक दिया जाता है, ठीक है। 6 सप्ताह के अंदर में 3 खुराक लगता है, यानी प्रत्येक 2 सप्ताह पर यह जो है देते हैं। और अगर 3 सप्ताह के अंतराल हो गया टीका के बीच में तो पुनः जो है उसे देते हैं, तो ये भी गलत। इससे लंबे समय नहीं, इसमें जो है 6 माह तक जो है आपको बच्चों में 6 माह तक और जो एडल्ट होते हैं उसमें 2 वर्ष तक जो है इससे इम्यूनिटी प्राप्त होता है, समझ गए, ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, तो ये भी गलत है। यह महामारी में उपयोगी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यह महामारी के लिए उपयोगी होता है, इसे मुंह से भी और इंजेक्शन से भी दे सकते हैं, तो चारों इसमें का गलत है, ठीक है। आगे है दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में एड्स का सर्वप्रथम पहचान कब की गई, कब की गई ये बताना है। 1985, 1981, 1986, 1991। तो राइट आंसर क्या है, तो मैं बता दूं, राइट आंसर जो है अपना ऑप्शन नंबर सी है। 1986 में जो है यह दक्षिण भारत में 1986 में सर्वप्रथम जो है आपके एड्स के मरीज मिले थे, पहचान किए गए थे, ठीक है। तीसरा है कंठमाला, जिसे हम लोग गलसुआ के नाम से भी जानते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड पूछ रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन होता है, 18 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 5 दिन, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड उद्भवन काल क्या होता है, तो संक्रमण प्रवेश करने से लेकर लक्षण दिखने तक के बीच के जो अवधि होता है वही इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। तो तीसरा नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 18 दिन, ओके। आगे है चौथा नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। कहने का यहाँ पे मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के दौरे के उपरांत मरीज में अस्थायी प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है। कहता है कि कौन सी बीमारी के दौरान मरीज में, कौन सी बीमारी के दौरे के उपरांत मतलब दौरान के बाद मरीज में परमानेंट जो है इम्यूनिटी विकसित हो जाती है। किस बीमारी में, टाइफाइड में, टिटनस, गलसुआ, डिप्थीरिया, किस में परमानेंट जो है इम्यूनिटी विकसित हो जाती है ये बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर अपना सी, गलसुआ में परमानेंट जो है हो जाता है, ठीक है। पांचवा है, कह रहा है किस राज्य की न्यूनतम शिशु मृत्यु दर है। आपको पता है केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। आपको पता है कि मृत्यु दर कब बढ़ती है, जब लोगों में अशिक्षा होता है, जब लोग जो है इंस्टीट्यूशनल प्रेगनेंसी डिलीवर नहीं करा के घर पर ही करा लेते हैं, तो उसमें रिस्क बढ़ता है, शिशु मृत्यु दर ज़्यादा होता है। लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लगभग 95% लोग जो है यह अस्पताल में प्रसव करवाते हैं, और जब अस्पताल में प्रसव होगा तो चीज़ें सुरक्षित होता है, तो इसलिए केरल राइट होगा। यहाँ पे मृत्यु दर बच्चा का कम है, ओके।
छठा नंबर का क्वेश्चन है स्मॉल फॉर डेट को रोका जा सकता है। अब ये छठा है, स्मॉल फॉर डेट कहने का मतलब होता है, स्मॉल फॉर डेट कहने का मतलब होता है कि जो बच्चा जन्म लेता है, जैसे प्री मैच्योर बेबी होता है ना, समय से पहले जन्म लेना, लो बर्थ वेट बेबी होता है, उसी प्रकार से यह स्मॉल फॉर डेट होता है। ठीक है, इसमें बहुत बच्चा जो है छोटा होता है लेकिन वह जो है ठीक ठाक रहता है और यह लगभग 10% जो है इसमें पाया जाता है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से कहा जाए तो छठा का बी होगा। स्मॉल फॉर डेट, जिस प्रकार से प्री मैच्योर बेबी होता है, प्री टर्म बेबी होता है, उसी प्रकार से स्मॉल फॉर डेट भी एक जो है बच्चे का जन्म का ही एक जो है स्थिति है। तो इसको हम लोग प्रसव से पहले देखभाल के द्वारा रोक सकते हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा से, खनिज लवण से, ठीक है, एंड प्रोटीन से। तो राइट आंसर अपना क्या होगा? शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। ठीक है, आठवां नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, कहने का मतलब है कि 5 वर्षीय मोहन में गुद्दा कैंसर की पहचान हुई। गुद्दा कैंसर मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो एनल कैंसर होता है उसकी पहचान हुई तथा उसकी नैदानिक प्रतिक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि न होने की पुष्टि हुई। वह केवल मामूली रक्तस्राव बताया गया। उसने किस प्रकार की प्रतीक्षा प्रणाली अपनाई? कहने का मतलब है कि 5 वर्ष के मोहन में गुद्दा कैंसर की पहचान हुई। ठीक है, लेकिन जब उसे डायग्नोस्टिक किया गया तो उसमें केवल और केवल जो है रक्तस्राव, मामूली नॉर्मल सा ब्लीडिंग को बताया गया। तो वह किस प्रकार के प्रतीक्षा प्रणाली अपनाई होगी इसके लिए? ठीक है ना, तो युक्ति, निरोध, निषेध, विस्थापन। तो इसके लिए उन्होंने निषेध प्रकार के जो है आपके नैदानिक प्रक्रिया अपनाई होगी। 9वां नंबर का क्वेश्चन है, घातक स्तन कैंसर है। कहता है इनमें से कौन सा घातक स्तन कैंसर है? ठीक है, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है, फाइब्रोएडिनोमा, मेस्टाइटिस, इंट्राक्टल पेपिलोमा। तो सबसे जो घातक कैंसर है स्तन कैंसर, वह ऑप्शन नंबर ए है, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। ठीक है, कार्सिनोमा, इन्वेसिव, देख लीजिए, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, याद रखिएगा, सबसे घातक प्रकार का कैंसर है। ठीक है, 10वां है, मातृत्व चक्र के दौरान मधुमेह को नियंत्रित करना किस समय बहुत मुश्किल होता है? कहता है जब महिला कोई प्रेगनेंसी में हो तो वो प्रेगनेंसी के किस समय उसमें डायबिटीज को जो है रोकथाम करना, नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। किस समय? पहली तिमाही, अंतिम तिमाही में, एंड आपको मैं बता दूं प्रसव तथा शिशु जन्म के साथ। ठीक है ना, प्रसव तथा शिशु जन्म के साथ सूतिका अवस्था के दौरान। तो राइट आंसर जो होता है वह होगा आपका प्रसव और शिशु जन्म के साथ। मतलब जब महिला लेबर के कंडीशन में हो और शिशु जन्म जब ले रहा हो तो उस समय डायबिटीज को रोकना, कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। समझ गए चीज़ों को? 11 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ऐंठन रोधक औषधि नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा एक एंटी एस्पाज्मोटिक ड्रग नहीं है, बताना है। ठीक है, तो फिनोबार्बिटोन, डाइजापाम, फिनार्गन और फिनोटोइन। तो मैं बता दूं, शरीर में जो ऐंठन वगैरह होता है मांसपेशी में, उसके लिए एंटी एस्पाज्मोटिक दवाई दिया जाता है। जैसे किसी को मूर्छा, सीजर, ये सब में हाथ पैर तरेड़ देता है ना, टाइट कर देता है, तो उसके लिए एंटी एस्पाज्मोटिक ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इनमें से कौन नहीं है? फिनोबार्बिटोन है, डाइजापाम है, फिनार्गन आपका गलत है, ये नहीं होगा, फिनोटिन भी है। तो आपका ऑप्शन सी इसमें से नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। 12 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे कहने का मतलब है 12 नंबर में, एक रोगी को रासायनिक पदार्थ से जल जाने पर सबसे उत्तम प्रारंभिक उपचार क्या होगा? एक रोगी है, उसको कोई केमिकल से जल जाता है, बर्न कर जाता है, तो उसका प्रारंभिक उपचार में सबसे उत्तम उपचार कौन सा होगा?
ठीक है। रोगी को कंबल में लपेट दे। जले हुए भाग को प्रचुर मात्रा में जल अथवा क्षारीय जल से धोना चाहिए। यदि रसायन अम्ल हो तो उसे क्षारीय पदार्थ से प्रभावहीन करे, रोगी का रसायन से दूर ले जाए। तो अगर रोगी कोई केमिकल से उसे जल रहा है, बर्न हो गया है, तो उसे जो है जले हुए भाग को प्रचुर मात्रा में जल और जो क्षारीय जल है उससे धोना चाहिए ताकि उसके लहर शांत हो। ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। कहता है भोजन के पाचन कहाँ पे प्रारंभ होता है, प्रारंभ पूछ रहा है। ठीक है। मुंह में, लीवर में, पेट में या फिर आंत में। तो आपको पता है भोजन का जो पाचन की क्रिया है वह मुंह से ही शुरू हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिएगा, निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। कहता है किस पदार्थ को लगाते हैं तो रक्त का बहाव रुक जाता है। अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो मैं बता दूं यहाँ पे अगर किसी को ब्लीडिंग हो रहा है और वह जो है FeCl फेरिक क्लोराइड का अगर लेप लगा लेता है तो उससे जो है रक्त बहना बंद हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे है 15 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। जब आलिंद तथा नीलय स्वतंत्र रूप से कंपन कर रहा हो तो क्या होता है। ठीक है। जब आलिंद, ठीक है, आलिंद, एट्रियल और वेंट्रिकल दोनों स्वतंत्र रूप से कंपन कर रहा हो, ठीक है, तो क्या होता है। प्रथम डिग्री ब्लॉक उत्पन्न होता है, द्वितीय डिग्री ब्लॉक उत्पन्न होता है, तृतीय डिग्री ब्लॉक उत्पन्न होता है, धमनीय स्पंदन उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर अपना सी होगा, तृतीय डिग्री ब्लॉक उत्पन्न होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत बेहतर आया है। निम्न में से कौन सी अवस्था में शरीर का वजन बढ़ने, उल्टी आने तथा पेशाब की मात्रा में कमी जैसे लक्षणों से गहरा संबंध है। कहने का मतलब है कि किस अवस्था में शरीर का वजन बढ़ने लगता है, उल्टी आने लगता है, पेशाब की मात्रा में कमी हो जाती है। किसमें, एंजीना पेक्टोरिस में, कार्डियोमायोपैथी में, बाईं दिशा का हृदयघात, ठीक है, दाएं भाग का हृदयघात। यानी आपको पता होगा हार्ट फेलुअर जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल वाला, तो इन दोनों में से किस में। तो मैं बता दूं राइट आंसर ऑप्शन डी। जब राइट वेंट्रिकल का हार्ट फेलुअर होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर आप लोग पढ़े होंगे, उसी का है। तो राइट और लेफ्ट तो फेल होता है, तो इस कंडीशन में आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, दाएं भाग का हृदयघात। ठीक है। आगे चलिए। 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक रोगी को रक्त देते समय क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है ना। तो एक रोगी को अगर कोई रक्त देता है तो उसमें महत्वपूर्ण जो बातें हैं, 6 घंटे के समय अंतर पर 1 यूनिट रक्त दे देना चाहिए। रक्त देने के लिए आयतन नियंत्रित प्रविष्ट पंप का प्रयोग करें। प्रथम 5 से 10 मिनट के दौरान धीमी गति से रक्त दे। प्रत्येक यूनिट रक्त के अंतरण के पश्चात तुरंत रोगी का रक्त सैंपल ले। तो कहने का मतलब है एक रोगी को रक्त देते समय क्या महत्वपूर्ण है। तो एक रोगी को हम जब रक्त देते हैं तो महत्वपूर्ण ये है कि प्रथम 5 से 10 मिनट के दौरान आप स्टार्टिंग में धीमी गति से ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक है। अचानक से अगर तेज कर देंगे, पता चलेगा उसका ब्लड अंदर क्लॉट कर गया, रिएक्शन हो गया, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए प्रथम 5 से 10 मिनट आराम से हल्का देंगे, यही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने 18 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है PHC के तहत आने वाले क्षेत्रों में जो मिडवाइफ होती है, यानी दाई या नर्स जो होती है, वह तैनाती के प्रभावित क्षेत्र, मतलब कहता है PHC के तहत जो PHC के क्षेत्र के अंदर जो भी क्षेत्र आते हैं उसमें जो मिडवाइफ होती है वह तैनात की जाती है। ठीक है। किस क्षेत्र में, किस प्रभावित क्षेत्र में। तो उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु जन्म दर से, उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु मृत्यु दर से, उस क्षेत्र में दर्ज मातृ मृत्यु दर से, उस क्षेत्र में व्याप्त अशोधित मृत्यु दर से। ठीक है।
तो 18 यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पीएससी के अंदर जो मिडवाइफ तैनात होती है वो प्रभावित होता है उसमें जो है शिशु जन्म दर कितना है। अगर शिशु जन्म दर ज़्यादा होगा जिस एरिए में, वहाँ पे मिडवाइफ का काम है देख रेख करना, माता और बच्चे दोनों का। ओके, 19 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे कि उदर गुहा सबसे बड़ा अंग जो रक्त को छानता है। उदर गुहा के सबसे बड़ा अंग यानी एब्डोमिनल कैविटी, पेट के अंदर के सबसे बड़ा अंग कौन है जो रक्त को छानने का काम करता है? कॉमन सा है, सब लोग जानते हैं आप लोग, लिम्फ गांठ, पैलाटिन टॉन्सिल, प्लीहा, थाइमस ग्रंथि। इनमें से कहीं भी आपको किडनी देखने को नहीं मिला, चूँकि किडनी भी छानने का काम करता है, ब्लड को शुद्ध करने का। तो किडनी है नहीं, तो राइट आंसर अपना प्लीहा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन, इनमें से डीएनए विषाणु, यानी आप लोग को पता होगा आरएनए होता है एक और एक होता है आपका डीएनए। तो पूछ रहा है डीएनए विषाणु इनमें से कौन सा है, डीएनए वायरस कौन सा है? ऑप्शन है आपके यहाँ पे हेपेटाइटिस बी है, रेबडो वायरस है और वो वायरस है, इनमें से कोई नहीं। तो जो डीएनए वायरस है कौन वायरस है? तो राइट आंसर अपना वी, जो हेपेटाइटिस बी है। ठीक है, याद रखिएगा। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रभावित होता है। मतलब जब हम सांस लेते हैं अपनी इच्छा से तो इम्पल्स प्रभाव होता है, इम्पल्स पर कहाँ से इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब कहाँ से कंट्रोल होता है। जब हम सांस लेने के लिए इम्पल्स का उत्पन्न करते हैं तो कहाँ से कंट्रोल होता है? मेंडुला से, सेरिब्रम से, स्पाइनल से, वेगस से। तो राइट आंसर अपना कौन सा होगा? ऑप्शन ए, मेंडुला से। श्वसन की जो क्रिया होती है मेंडुला से ही कंट्रोल होता है, नियंत्रण। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका है। बीसीजी का टीका है, किस प्रकार का टीका है बताना है। एक जीवित है, मृत है, विषाणु है और जीवाणु उत्पाद है, या विषाणु से बना है या जीवाणु से बना है, या फिर यह जीवित है या मृत है, किस प्रकार का टीका है? तो आपको पता होना चाहिए, मैं बताया हूँ कितना बार कि बीसीजी एक लाइव एटेनुएट टीका है, यानी एक जीवित टीका है। ठीक है, आगे है 23 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एवी नोड, ठीक है, एवी एसे नोड होता है एक और एक होता है एवी नोड। ठीक है, याद रखिएगा। एवी नोड कहाँ पर अवस्थित होता है? ठीक है, एवी नोड जो क्वेश्चन 23 है कहाँ पे उपस्थित होता है? तो दाएं आलंद में, आलिंद नीले कपाट पर, ठीक है, पेरिकार्डियम पर या फिर मायोकार्डियम पर। तो 23 का जो राइट आंसर है वह बी ए दोनों है, यानी दाएं आलिंद पर भी और आलिंद नीले कपाट, यानी ऑप्शन ए या बी दोनों हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, कोशिका के बाहर प्रयोग में लाए जाने वाले प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए, कोशिका के अंदर होगा तो आप लोग जानते ही हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कोशिका के बाहर प्रयोग में लाए जाने वाले प्रोटीनों का संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से, खुरदुरे अम्ल प्रदैवीय जालिका से, चिकने अंतः प्रदैवीय जालिका से, ठीक है, और मुक्त राइबोसोम से। तो राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, इसे एनर्जी गृह भी कहा जाता है, और अगर कोशिका से बाहर प्रोटीन का संश्लेषण की बात होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि कई जीवाणु अब पेनिसिलिन प्रतिरोधक बन गए हैं। कहने का मतलब है कि अब बहुत सारे जीवाणुओं के लिए पेनिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक यानी प्रतिरोधक बन गया है। कहने का तात्पर्य है कि अब बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो पेनिसिलिन है वो काम करता है, विरोध करता है। ठीक है ना, तो कौन सा है? पेनिसिलिन जिन उत्क्रमणों को बढ़ा देता है जिनमें कुछ लाभदायक होते हैं। प्रतिरोधी किस्म के जीवाणु अप्रतिरोधी किस्म के जीवाणुओं की अपेक्षा अपना अस्तित्व तथा प्रजनन क्षमता बनाए रखने में ज़्यादा सक्षम है। अस्पताल के प्रांगण में कीटाणुओं को मध्य प्रतिस्पर्धा का कम होना पेनिसिलिन जीवाणुओं में प्रतिरोधक प्रोटीन के उत्पादन को बढ़ावा देता है। देखिए, तो राइट आंसर ये होगा कि कई जीवाणु अब पेनिसिलिन प्रतिरोधक बन गए हैं।
तो प्रतिरोधक किस्म जीवाणु अप्रतिरोधक किस्म जीवाणु की अपेक्षा अपना अस्तित्व और प्रजनन क्षमता बनाए रखने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। ऑप्शन बी ही सही होगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, वह हार्मोन जो जल के तनाव के प्रतिक्रिया स्वरूप रंध्र के संवर्धन को नियंत्रण करता है। कहने का मतलब है वह हार्मोन जो जल के तनाव के प्रतिक्रिया स्वरूप रंध्र के संवर्धन को नियंत्रण करता है। ठीक है, तो कौन सा होगा राइट आंसर? राइट आंसर अपना ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, या फिर इनमें से जिब्रेलिन, या फिर इनमें से आपका एब्सिसिक एसिड। तो राइट आंसर एब्सिसिक एसिड जो होता है, यह जो रंध्र होता है उसको क्या करता है, संवरण को नियंत्रण करता है। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग। एक ऐसा पशु जो एक कशकीय श्वसन से उत्पन्न गर्मी से अपनी शरीर को गर्म रखता है, क्या कहलाता है? कहना है एक ऐसा पशु है जो एक कोशिकीय जो श्वसन होता है उससे उत्पन्न गर्मी से अपने शरीर को गर्म रखता है। ठीक है, एक असमतापी जीव, समतापी जीव, बाह्य ऊष्मीय और अंतर ऊष्मीय। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर 27 का अपना डी होगा, अंतर ऊष्मीय। मतलब वह अपने अंदर को गर्मी को बनाए रखता है किसी एक कोशिकीय श्वसन से उत्पन्न गर्मी से। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, आगे है यहाँ पे 28 नंबर का क्वेश्चन है, चावल या ब्रेड को लंबे समय पर चबाने पर मीठा लगने लगता है क्योंकि स्टार्च का ग्लूकोज में अपघटन हो जाता है। लार में वह किण्वन कौन है जो इन क्रिया में भाग लेता है? तो आपको पता होना चाहिए 28 का ऑप्शन नंबर सी, लार में एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए, आप रोटी को ज़्यादा चबाते हैं, चावल को ज़्यादा चबाते हैं तो मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्टार्च और ग्लूकोज जो है मौजूद होते हैं। 29 नंबर है, कह रहा है कि देवदार के परागकण में गुणसूत्रों की कुल संख्या 6 होती है। यानी जो देवदार के पेड़ होते हैं उनके परागकण जो होता है उसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 6 ही होते हैं, लेकिन निषेचन के बाद उसके भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र जो है होते हैं? कहने का मतलब है कि निषेचन फर्टिलाइज होने के बाद उसके भ्रूण के जो होता है वह कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, परागकण में कुल 6 होते हैं, निषेचन के बाद कितने होंगे? 6, 12, 24, 36। तो क्या होंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 24 होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, स्टार्टिंग में 6। 30 नंबर है, हीमोफीलिया रोग है। हीमोफीलिया कैसा रोग है? आपको पता है हीमोफीलिया अनुवांशिक लिंग सहलगन, कैल्शियम की कमी से, रुधिर की कमी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हीमोफीलिया का सबसे जो मेन कारण होता है वह अनुवांशिक होता है और लिंग संलग्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, कहता है 31 नंबर का क्वेश्चन है, स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियाँ किसका रूपांतरण है? तो जो भी स्तनधारी प्राणी है उसका जो स्तन होता है वह लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और पगवशीय ग्रंथि, यानी वह श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण है आपका स्तन जो है जितने भी प्राणी में। 32 है, वह प्राथमिक तना जो पुष्प वृंत को आधार देता है। कहता है वह प्राथमिक तना जो पुष्प वृंत को आधार देता है। ठीक है, पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डंठल, पुष्प वृंत, ठीक है, अंकुर रहित टहनी एंड यहाँ पे क्या है आपका धानी। तो राइट आंसर जो होगा वह प्राथमिक तना जो पुष्प वृंत को आधार देता है वह कौन सा है? तो वह पुष्प वृंत है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलिए। आगे है 33 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन कहने का मतलब है कि कार्पोल, पुंकेसर तथा पत्ती युक्त फूल को क्या कहते हैं? ये सब पेड़ का नाम है, कार्पेल, पुंकेसर, या फिर उस पर पाए जाने वाले पत्ती युक्त जो फूल होते हैं उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण, पूर्ण, द्विलिंगी, परिदलपुंज, कुइत, पुष्प। ठीक है, तो राइट आंसर अपना संपूर्ण होगा 33 का ए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे है ए है, कहता है संकरण का संबंध किससे है?
कह रहा है कि संकरण का संबंध किससे है, ठीक है, ग्राफ्टिंग से, लेयरिंग से, वक्र दाढ़ी से और माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ग्राफ्टिंग, संकरण का संबंध जो है ग्राफ्टिंग से है, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे है यहाँ पे कहता है 35 नंबर का क्वेश्चन कि ग्वेटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न में से किसकी कमी से होती है। तो आपको पता है घेघा रोग या थायराइड की जो समस्या है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। आगे चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है माय डियर। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन किस प्रकार का पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट है, श्वसन रंजक है, त्वचा रंजक है, विटामिन है। तो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है वह उसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा, वह ऑप्शन नंबर बी श्वसन रंजक, ठीक है। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का पदार्थ है, तो वह श्वसन रंजक, ठीक है। आगे है यहाँ पे कहता है 37 नंबर का क्वेश्चन है अपना कि नाखून, पंजे तथा खुर बनते हैं, किससे बनते हैं, अस्थि से, त्वचा से, त्वचा के एस्ट्रेटम कर्नियम से और उपास्थि से। तो 37 नंबर का जो अपना राइट है वह अस्थि, नाखून, पंजा और खुर ये सब नाखून के ही बने होते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन है केराटिन से विटामिन ए का उत्पाद कहाँ होता है, केराटिन से विटामिन ए का उत्पाद कहाँ होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो है अपना रक्त में, त्वचा में, आंत में, जिगर में। तो केराटिन से विटामिन ए का उत्पादन जो होगा वह आंतों में होगा, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर सी, ओके। आगे चलिए कहता है पर्सिनियस एनीमिया यानी प्राघाती रक्ताल्पता किसकी कमी से होती है, विटामिन के, थायमिन, पायरोडेक्सिन और साइनोकोबलामिन। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका साइनोकोबलामिन, ठीक है। क्या होगा, साइनोकोबलामिन इज द राइट आंसर, ओके। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको जो है 40 क्वेश्चन कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आगे कराया जाएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।